दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब 17 तारीख को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट पड़ने हैं। इसके बाद 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे और फिर 30 नवंबर को तेलंगाना में, और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। अब सवाल ये है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी 5-0 से पराजित हो जाती है तो क्या होगा। यह सवाल कोई हाइपोथेटिक नहीं है। यह सवाल मैं उस जमीन से उठा रहा हूं, वहां के आंकड़ों को देख करके, जनता की नब्ज को समझ करके कह रहा हूं कि जहां न मोदी का सिक्का चल रहा है, न मोदी पर लोगों को भरोसा हो रहा है, और इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है वो तो पूरे तरीके से तितर बितर है, नेस्तनाबूद है। और मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहां पे करप्शन के इतने आरोप हैं। और अभी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 2 वीडियो जारी हुए हैं। उन वीडियो में वो सैकड़ों करोड़ रुपए के लेन देन की बात कर रहा है। राहुल गांधी इन मुद्दों पर बेहद मुखर हैं। राहुल गांधी किसी भी कार्ड से चूक नहीं रहे हैं, हर कार्ड को खेल रहे हैं। और जो उसका सकारात्मक भाव हो, वो चाहे अध्यात्म की बात ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो साधु सन्यासियों के बीच ही जाकर के क्यों ना मिल रहे हो, लेकिन असली वो तस्वीर दिखा रहे हैं उस धर्म की, आस्था की। लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए सामाजिक न्याय की राजनीति बुनियादी है। आदिवासियों के सवाल, दलितों पिछड़ों के सवाल, अल्पसंख्यकों की चिंता, और वो मणिपुर में भी पहुंचते हैं जिस वक्त पूरी सरकार खामोश थी। वहां की जो ब्यूरोक्रेसी और जो सुरक्षा इंतजाम थे वो तहस नहस हो गए थे। लोग सड़कों पर बलात्कार कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। प्रधानमंत्री खामोश थे, लेकिन राहुल गांधी बिना वोट की चिंता किए हुए मणिपुर में थे। और यही वजह है कि मिजोरम के पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी वहां चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए। जोरमथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री जो एनडीए के साथ हैं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अब वे नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर नहीं कर सकते। वहां पे बीजेपी है ही नहीं। पिछली बार 1 सीट थी, आचा चाणक्य अमित शाह, उन्होंने जो पेशबंदी की थी कि जोरमथंगा के साथ मिलकर के सरकार बनाकर के एक ऐसा परसेप्शन बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी तो मिजोरम में सरकार में है, नॉर्थ ईस्ट में चारों तरफ उसकी सरकार है। लेकिन छत्तीसगढ़ जरा आइएगा, वो आदिवासी राज्य जो 2000 में नया होता है, नए रूप में आता है, मध्य प्रदेश से निकल करके वो छत्तीसगढ़ बनता है। पहली दफा वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, अजीत जोगी मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन उसके बाद 15 साल तक लगातार रमन सिंह सत्ता में रहे, बीजेपी की सरकार रही। लेकिन इस वक्त जब 2018 में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, रमन सिंह को पर्दे से गायब कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और उन्हें वो ऐसे छत्रप नहीं पसंद जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हों, 18 साल मुख्यमंत्री रहे हों, जो उनके कद के हों। वो उस तरह के किसी छत्रप को नहीं पसंद करते, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, येदुरप्पा हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो। इनको किनारे कर दिया गया। इस वक्त जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, भूपेश बघेल ने गांवों में जो डेवलपमेंट किया है, वहां के लोग कह रहे हैं कि शहरों में तो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा दबदबा है, लेकिन गांव कांग्रेस पार्टी के साथ है। एक आरक्षण को भी उन्होंने खेला था और 76% आरक्षण कर दिया। वहां आदिवासी दलित पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया, 4% ईडब्ल्यूएस भी दिया।
एससी का 13%, एसटी का 32%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 4% मिलाकर के 76% जो वो विधानसभा में पारित करा ले गए। और यही वजह है कि बीजेपी के पास न कोई लीडरशिप है लोकल और ना ही एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत है और आसानी से चुनाव जीतते हुए देख रही है। 2-0 हुआ बीजेपी का स्कोर। अब जरा मध्य प्रदेश की तरफ आइएगा। वो मध्य प्रदेश जो 1956 में बनता है और उसकी आकृति ऐसी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये किस तरह का प्रदेश है, ये क्या ऊंट की तरह का इसका महत्व है। और वही मध्य प्रदेश जो आरएसएस का गढ़ हुआ, वहां पर पहली बार पटवा साहब मुख्यमंत्री हुए थे बीजेपी के। 90 के दशक में जब मंडल कमंडल की राजनीति चल रही थी, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस समय बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह के उस पूरे रिजीम के बाद बीजेपी वहां सत्ता में आई। उमा भारती, नरेंद्र सिंह गौर और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 साल से वहां सरकार में है। और आरोप इतने हैं, घोटाले दर घोटाले, व्यापम घोटाला, नल जल घोटाला, पेयजल घोटाला, डामर घोटाला और बच्चों के वजीफे तक खा गए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो। व्यापम तो आज तक का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ, जिसमें जांच करने वाले, जिसमें आरोपी तमाम लोग मर गए और बहुत शंका हुई उनकी मौत पर। संदेहास्पद तरीके से उनकी मौत हुई। कहीं वो आत्महत्या करते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस व्यापम पर कोई जांच नहीं हुई। कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़े। राहुल गांधी इस सवाल को पूछ रहे हैं। और अब तो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वो वीडियो ही जारी हुआ है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए के हेर फेर की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश में जनता ही उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी को विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। उनके भीतर के तनाव भी कुछ हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की जनता बदलाव के लिए वोट करने जा रही है इस बार। और राहुल गांधी तो उस विश्वास से भरे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम स्वीप करने जा रहे हैं। 150 सीटों की वो बात पहले ही कह चुके थे। 230 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से अगर 150 सीटें कांग्रेस पार्टी क्रॉस करती है तो स्कोर बोर्ड पर होगा 3-0। अब जरा तेलंगाना की तरफ आइएगा। पहले राजस्थान चलते हैं, जहां 23 नवंबर को चुनाव है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 99 पर आउट हो गई थी कांग्रेस पार्टी, नर्वस 99 जिसको कहा जाता है। लेकिन 6 बीएसपी के विधायक जीत करके आए थे, कुछ निर्दलीय थे। अशोक गहलोत ने उन विधायकों को अपने साथ जोड़ करके सरकार बनाई, थोड़ी मजबूत सरकार। बीच में वो संकट भी आया जब सचिन पायलट ने बगावत की, लेकिन सचिन पायलट ने सिंधिया की तरह कोई कदम नहीं उठाया। जैसे मध्य प्रदेश में जब 2018 में कांग्रेस पार्टी आई थी, उस समय चूंकि घोटालों की जांच होने लगी थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उसमें फंसेंगे और वो आज तो दिल्ली तक जाएगी। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से निकाल करके 22 विधायकों के इस्तीफे कराए गए और वो सरकार गिराई गई। सिर्फ 15-16 महीने ही कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की सरकार थी, तो वहां किसी तरीके से बचाया गया। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में घोटालों की जांच भी होगी, तमाम जेल भी जाएंगे और ये जो वीडियो आ रहे हैं इनकी भी जांच होगी और इसकी आंच तो ऑब्वियस है कि दिल्ली तक जानी है। लेकिन राजस्थान में थोड़ी सूरत अलग है। एक तो वहां पर पिछले 30 साल से रवायत है कि हर 5 साल पर सरकार बदलती है। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई। उनका जो हेल्थ को लेकर के 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज की योजना है, 500 रुपए सिलेंडर देने की योजना है, महिलाओं को पेंशन की योजनाएं हैं, ये घर घर तक पहुंची हुई है। और इसको लेकर के जनता, जो राजस्थान के लोग हैं, वो अशोक गहलोत के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक पेच वहां पर है, एक तो वो रवायत है, दूसरा जो गुर्जर वोट है सचिन पायलट के साथ पिछली बार जो था वो इस बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लेकिन असली कमजोरी जो कांग्रेस पार्टी की है वो है
दलित और आदिवासी। अशोक गहलोत अति पिछड़ा माली समाज से आते हैं, लेकिन दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हुई हैं और जो राजस्थान की बेल्ट मध्य प्रदेश से, जो राजस्थान की बेल्ट पाकिस्तान से मिलती है, जहां पर आदिवासी बहुल एरिया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने विशेष काम नहीं किया है। वहां तक ये योजनाएं नहीं पहुंची हैं या वो भरोसा नहीं पैदा हुआ है। हालांकि 500 रुपए का सिलेंडर तो वहां भी, लेकिन आदिवासियों का भरोसा जीतने में अशोक गहलोत कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे। वहां के जो आदिवासियों की पार्टी है, उस पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं किया। दलितों की उत्पीड़न की घटनाएं ये बताती हैं कि वो उतना सुरक्षित राजस्थान में नहीं है। बार बार वो घटनाएं हो रही हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि उसमें आरोपी अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन बार बार घटनाओं का होना यह दिखाता है कि वहां कानून की वो हनक नहीं है। और यही दो समाज हैं जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हुए नहीं दिख रहे। हालांकि ये आधार वोट रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इस बार उनकी चिंता यह है कि हमें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, इसलिए बीजेपी उनको अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हुए दिख रही है। भले ही बीजेपी के भीतर अंतर्विरोध बहुत हैं, बीजेपी वहां टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है और कई नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाना यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कमजोरी है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे दिख रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी वहां बैकफुट पर है, या ये कहें कि वहां अगर बीजेपी 21 है तो कांग्रेस पार्टी 20 है। माने अभी थोड़ा पीछे दिखाई पड़ रही है। और यहां एक उम्मीद बीजेपी कर सकती है कि वो चुनाव जीते। अगर वो जीतती है तो स्कोर बोर्ड पर 1 बीजेपी के खाते में जाता है, लेकिन तेलंगाना में तो कोई सूरत नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में केवल उसने 1 सीट जीती थी। वहां कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस बार लड़ रही है। एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने दक्षिण का एक तरह से उनको हीरो बना दिया है। दक्षिण भारत में जिस तरह के जो हीरो हैं और हीरोइज्म को लेकर के दक्षिण भारत की जो जनता है वो बहुत उन्हें प्रेम करती है। राहुल गांधी उसी तरह से सामने निकल करके आए हैं। तो तेलंगाना में बीआरएस के सामने कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और बीजेपी ने तो अपने आप को पीछे कर लिया, इसलिए कि अगर वो थोड़ा सा लड़ती है, एक सीट पर वो जीती थी पिछली बार, और अगर वो थोड़ा सा वोट निकालती है, अपने पास जोड़ती है, तो इससे कांग्रेस का फायदा होगा। और इसलिए उसने विड्रॉ कर लिया है एक तरह से। भले ही प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हुई हैं, वो दलितों की बात कर रहे हैं, ये दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। तो तेलंगाना में भी कोई सूरत नहीं है। ये दिखाता है कि इन 5 राज्यों में बीजेपी को अगर कहीं उम्मीद है तो वो सिर्फ राजस्थान है। स्कोर बोर्ड पर जो नतीजा दिखेगा वो 5-0 का होगा या 4-1 का होगा। यानी 4 राज्यों में तो बीजेपी अपनी चुनाव गंवा रही है। एक जगह राजस्थान में केवल उम्मीद है, लेकिन अशोक गहलोत अगर और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचते हैं तो ये भी रिकवर हो सकता है कांग्रेस से, और फिर स्कोर बोर्ड पर 5-0 होगा, जो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।